हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इससे पहले हम किस किस की पढ़ चुके थे। इससे पहले हम न्यूलैंड का अष्टक नियम है ना, डोबराइनर के तरीक, लेवोशियर का वर्गीकरण, प्राउस्ट की संकल्पना, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे मेंडलीव भैया की। और इन्होंने अपनी एक पूरी की पूरी आवर्त सारणी बना के दी थी, सबसे पहले इन्होंने बना के दी थी। ठीक है, नहीं तो सभी कुछ से कुछ बोल लेते जो जो मैंने आपको बताया था। बढ़िया, क्या बोला इन्होंने भाई साहब ने। इनका सबसे पहले पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो पूरा नाम है इनका दिमित्री दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव। और क्या खास बातें हैं, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके उससे रिगार्डिंग क्या क्या खास बातें हैं। इनके समय में कुल 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। कितने? 63 तत्व ज्ञात थे, जिनको इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। क्या किया था? अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। अच्छा सर, क्या बोल रहा इन्होंने? इन्होंने भी वो सेम बात रिपीट की थी जो हमारे पास न्यूलैंड भैया ने की थी। न्यूलैंड ने क्या कहा था? न्यूलैंड ने थोड़ा ऐसा बोला था कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो हर आठवां तत्व पहले तत्व से समान गुण रखेगा। इन्होंने बस इतना बोला कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखो, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद अगर अपन उसे टेबल के फॉर्म में रखें तो जो हमारे पास समान गुण वाले तत्व होंगे वो एक के नीचे एक आने लगे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि तत्वों को हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, एक निश्चित समय के बाद समान गुणों वाले तत्व एक समूह में आ जाएंगे, और वो निश्चित समय या वो निश्चित जो अरेंजमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा खुद से बना के। ये इन्होंने बोला था। ठीक, अच्छा सर, तो सबसे खास बात इन्होंने क्या बोली कि जो तत्वों के गुण है, भौतिक हो या रासायनिक गुण हो, कोई से भी हो, या तो भौतिक गुण हो और रासायनिक, दोनों की गुणों की बात कर रहे हैं। जो भौतिक व रासायनिक गुण हैं वो निर्भर करते हैं तत्वों के परमाणु भारों के, तत्वों के परमाणु भार पर या परमाणु द्रव्यमान पर। ये खास बात इन्होंने बोली। इन्होंने क्या कहा कि भौतिक व रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर। यानी कि जैसे जैसे हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखेंगे तो समान गुण वाले तत्व एक के बाद एक नीचे आने शुरू हो जाएंगे एक समूह के अंदर। ठीक है, टोटल 63 तत्वों को इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया था। ठीक है, पूरा नाम इनका दिमित्री मेंडलीव था। एक खास बात और, इनके समय पे जो नोबेल गैसें हैं, नोबेल गैस, नोबेल गैस सर कौन सी गैस है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, है ना? अक्रिय गैसें या फिर निष्क्रिय गैसें की खोज नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी। ये भी एक खास पॉइंट है। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है ना, उसमें अक्रिय गैसें नहीं है। ठीक है, फटाफट इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को बना के दिखा भी देता हूं और समझा भी देता हूं कि इसे कैसे डिवाइड किया गया था, कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखो, मेंडलीव भैया ने कुछ ऐसे करके आपको एक आवर्त सारणी बना के दी थी। दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रही है लेकिन बड़ी आसान है। ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज इसमें एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या। अगर आप देखो तो इस तरीके से जो ऊर्ध्वाधर, इन ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर साइड बोलते हैं, तो 8 समूह बने हुए हैं ऊर्ध्वाधर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये आठवां। तो इसमें 8 ऊर्ध्वाधर समूह हैं। ऊर्ध्वाधर समूह है 8। ठीक है, और हर समूह को इन्होंने 7 समूह तक 2 उप समूह में बांटा हुआ है, ए में और बी में। क्या करा इन्होंने? समूहों को जो 7 तक थे, ठीक है ना, जो सिर्फ 7 तक थे, 8वां समूह को नहीं बांटा। 8वां ऐसे कैसे ही है,
तो इन्होंने उप समूहों में बांट दिया, उप समूहों में बांट दिया, और वे उप समूह कौन कौन से थे? ए व बी। क्लियर है बात? देखो पहला समूह ए बी में बटा हुआ है, दूसरा समूह ए बी में, तीसरा ए बी में, इस तरीके से सातवां भी ए बी में बटा हुआ है, लेकिन आठवें में ए बी में बांटा हुआ नहीं है। ठीक है सर। हर समूह के अंदर इसी तरीके से लगभग दो दो तत्व हैं। ये ए समूह वाले तत्व हैं जो नीचे की साइड ए के दिख रहे हैं। इसके बाद जो बी उप समूह वाले तत्व हैं वो ये रहे, सी यू ए जी ए यू, है ना, ये यहां से स्टार्ट है। ये इन्होंने अपनी तरफ से खुद से अरेंजमेंट किया था कि मैं अपनी तरीके से अरेंजमेंट करके आपको दिखाऊंगा, और जो समान गुणों वाले तत्व होंगे वो एक ही समूह में या उप समूह में आ जाएंगे। क्लियर है बात? ओके सर। सर कैसे आ रहे हैं? देखो अगर मैं समूह की बात करूं तो जितने भी एक समूह में तत्व हैं, समूह के में जितने भी तत्व हैं, समूह के तत्वों की जो वैलेंसी है यानी कि संयोजकता, वो समान है। संयोजकता एकदम समान है। कैसे सर? संयोजकता होता क्या है, मैं पहले भी एक बार आपको बता चुका था। किसी भी तत्व की वो क्षमता कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि अगर इन तत्वों को देखें, ये पहले ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो प्रायिकता, वो सॉरी संयोजकता होगी, वो होगी एक। समूह दो वाले तत्व की होगी दो, सारे के सारे तत्वों की, एस आर की, सी डी की, सी ए की, जेड एन की, बी ए की, एच जी की, इन दोनों की वो क्या होगी? संयोजकता दो। तीसरे वाले की तीन होगी, चौथे वाले की चार होगी, पांचवें वाले की पांच आप नहीं करोगे, पांच वैलेंसी हो पाना बहुत मुश्किल है। कार्बन की भी चार होती है भाई साहब, कार्बन की चार होती है। इसके बाद आप आठ में से घटा दोगे, आठ में से पांच को घटाओगे, कितनी बचेगी? तीन, या उल्टी कर दो, तीन हो जाएगी, इसकी दो हो जाएगी, इसकी एक हो जाएगी। ठीक है। और जो आठवें समूह वाले तत्व हैं, इनके बारे में मेंडलीव भैया ने कुछ भी नहीं बताया था कि इनकी संयोजकता कितनी होती है। ये मेंडल भैया ने, सॉरी मेंडलीव ने नहीं बताया। बढ़िया। तो जो समूह के तत्व हैं एक ही समूह के, उनकी जो संयोजकता है वो एकदम समान है। जैसे इन सब तत्वों की एक होगी, इनकी दो, इनकी तीन, इनकी चार, फिर तीन दो एक, ऐसे करके। अच्छा सर, और जो उपसमूह वाले तत्व हैं, जैसे कि मैं इनकी बात करूं या इनकी बात करूं, तो ये गुणों में समान है। जो उपसमूह वाले तत्व हैं ये गुणों में समान है। गुणों में एकदम समान है। ठीक है। जैसे अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखने को मिलता है ली ना के रब से फरियाद, ये इन्होंने दी है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ट्रिक आपने आज भी पढ़ी है और ये एकदम सही है। जेड एन सी डी एच जी, जो डी ब्लॉक के तत्व, तो एकदम अच्छी बात इन्होंने बोली है कि हाँ ऐसे होती होगी। अच्छा सर, ठीक है। तो समूह वाली बात हमने कर ली। टोटल कितने समूह हैं सर? 8 समूह हैं। इसी तरीके से अगर आप आवर्त देखते हो, इस तरीके से जो अक्षैतिज लाइनें हैं, ऐसी अक्षैतिज लाइनें हैं, ये कितनी है? 7। अब इन अक्षैतिज जो कॉलम है, अक्षैतिज कॉलम है, इन्हें उन्होंने बोला आवर्त। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। अच्छा सर, 7 आवर्त थे, बहुत बढ़िया। तो पूरी पीरियोडिक टेबल को मैंने एकदम आसान सी भाषा में आपके सामने तोड़ दिया कि भैया इसमें 8 ऐसे करके समूह हैं और हर समूह के अंदर 7वें समूह तक 2 उपसमूह बनाए गए हैं। ठीक है। और जो 8वां था वो अलग से रख दिया गया है कि जो ये एक्स्ट्रा तत्व हैं जिनके गुण समान है वो मैं 8वें ग्रुप में अलग से रख रहा हूं। ठीक है। कुल 63 तत्व ज्ञात थे, तो इन्होंने 63 तत्वों को अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा था। अब इनके गुणों की बात करेंगे सर कि ये डॉट 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 क्या लगे हुए हैं, ये अलग से क्यों रखे गए हैं, या कुछ खाली स्थान क्यों है इसके अंदर, कैसे कैसे इसे बनाया गया होगा, क्या क्या गुण थे इसके, क्या क्या फीचर थे, वो बताओ हमें। तो इसके गुण हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फटाफट से इसे उतार लीजिए आप। तो चलिए अब बात करते हैं इन तत्वों के गुणों की। देखो सबसे पहला गुण की अगर मैं बात करूं तो मेंडलीव भैया ने उस समय पर जितने भी तत्व ज्ञात थे सबको इस टेबल के अंदर रखा था, सबको उन्होंने समूहों में रखा था। तो सबसे पहले यही होगा, उस समय ज्ञात
सभी तत्वों को व्यवस्थित किया। टोटल 63 तत्व थे। अच्छा सर, दूसरा क्या? दूसरा ये गुण था कि भाई एक समूह के अंदर आने वाले तत्वों के जो गुण थे वो एकदम समान थे। एक समूह के अंदर आने वाले तत्वों के गुण समान थे। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इनकी जो खाली डॉट आपको दिख रही है। इन डॉट का मतलब है कि ये इन्होंने खाली स्थान छोड़े थे अपनी आवर्त सारणी के अंदर कि यहां पे भविष्य में कुछ तत्व रखे जाएंगे जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई। तो किस लेवल का माइंडसेट होगा इनका भाई साहब। मतलब इन्होंने बता दिया पहले ही कि यहाँ पे कोई ना कोई तत्व भरा जाएगा, और सच में बाद में जब खोज हुई थी तो यहाँ पे तत्व आए थे। जैसे क्या बात है कि बी है, एल है, एल के बाद एक तत्व यहां आना है। तो इन्होंने बोला कि एल के बाद एक तत्व की खोज होगी जो यहां पे भरा जाएगा, और इसका नाम इन्होंने दे दिया एका एल्यूमिनियम। तो तीसरी चीज क्या थी? इन्होंने भविष्यवाणी की कि कुछ तत्व खोजे जाएंगे जो रिक्त स्थान में भरे जाएंगे। यानी कि इन स्थानों पर भरे जाएंगे, ये इन्होंने बोला मेंडलीव भैया ने। और ये बड़ी भयंकर चीज थी जो तीसरे वाली थी। ठीक है, इन तत्वों के इन्होंने कुछ गुणों को भी बताया कि जो तत्व यहां पे खोजे जाएंगे उनके ऐसे ऐसे गुण होंगे। और जब वास्तव में इन तत्वों की खोज हुई थी तो लगभग लगभग सारे गुण वही थे जो मेंडलीव भैया ने बताए थे। बड़ी भयंकर चीज है। लगभग लगभग वही गुण थे जो मेंडलीव भैया ने बताए थे। जैसे एल के बाद यहां एक तत्व आएगा, यहां एल के बाद आने वाला तत्व है बाल, है ना, जर्मेन, गैलियम आएगा, गैलियम। तो इसका नाम इन्होंने दे दिया एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम, एका का मतलब होता है, एक संस्कृत का वर्ड है कि पहले, सॉरी बाद में शायद से। एका एल्यूमिनियम एक संस्कृत का वर्ड है। तो इसका तत्व जो यहां पे आएगा इसका नाम इन्होंने दे दिया एका एल्यूमिनियम। इंग्लिश में बोलते हैं एका एल्यूमिनियम। और बाद में जब इस तत्व की खोज हुई थी तो इसका नाम क्या रखा गया था? गैलियम। क्या रखा गया था? गैलियम। सच में एक तत्व की खोज हुई थी जिसे बाद में यहां पर रखा गया था, यहां पर रखा गया था। मेंडलीफ ने इसका नाम क्या दिया था? एका एल्यूमिनियम। बाद में इसका नाम हमने क्या रखा? गैलियम। इसी तरीके से एक तत्व आएगा यहां पे, या एक तत्व आएगा यहां पे, अगर आप देखते हो, है ना, इसके बाद एससी के बाद यहां पे एक तत्व आएगा। इस तरह सिलिकॉन के बाद एक तत्व यहां पे आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एका सिलिकॉन। सिलिकॉन से बाद आएगा ना ये तत्व, तो उसका नाम हो जाएगा एका सिलिकॉन। ये तत्व किसके बाद आ रहा है? एससी के बाद, तो उसका नाम हो जाएगा एका स्कैंडियम। एका स्कैंडियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तीसरा फीचर हो गया। चौथे फीचर की हम बात करते हैं। देखो चौथा फीचर मैं डायरेक्ट यहीं भी आपको बता, एकदम यहीं भी। पुराने समय में यह मानना जाता था कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम यहां पे रखा हुआ है, देखो पीटी, पीटी यहां पे रखा हुआ है, कि जो पीटी है उसका जो परमाणु भार है वो गोल्ड से ज्यादा है। पीटी के बाद एकदम निचली लाइन में कौन आ रहा है? गोल्ड। पुराने समय में यह माना जाता था कि प्लेटिनम है वो भारी है गोल्ड से, सोने से भारी है। लेकिन जब मेंडलीफ भैया ने अपने कुछ प्रयोग करे, टेस्ट करे, और देखा कि नहीं भाई, प्लेटिनम तो यहां आ रहा, गोल्ड कहां पे आ रहा है? यहां पे। गोल्ड तो यहां पे आना चाहिए। तो इस चीज को लेकर फिर उन्होंने कुछ तत्वों के परमाणु भारों को भी करेक्ट करा। मतलब उन्होंने बताया कि नहीं, प्लेटिनम हल्का है, गोल्ड भारी है, गोल्ड भारी है, प्लेटिनम हल्का है। तो ये चीज उन्होंने करेक्ट करी। तो चौथे पे आप लिख सकते हो कि इन्होंने कुछ तत्वों के परमाणु भार
यहां पे लिख देता हूं, है ना, कुछ तत्वों के सही किए, जिसमें एक एग्जांपल मैंने आपको क्या बता दिया, प्लेटिनम का और गोल्ड का। इन्होंने बताया कि जो गोल्ड है वो भारी है, किससे, प्लेटिनम से। तो ये थे इनके कुछ गुण जो बेहतरीन वाले थे। इन्होंने कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिए थे कि भैया आने वाले समय में तत्व यहाँ पे भरे जाएंगे। अब बात करते हैं कमियों की, कि आखिर इनकी कमी क्या रही। इसके बाद भी इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया था, हालांकि मिलना चाहिए था। इतना अच्छा काम करवाना बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन इन्हें नोबेल नहीं मिल पाया था। बहुत खराब बात है कि मेंडलीव भैया को इतना सब कुछ करने के बाद भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। तो चलिए इतना उतार लीजिए, फिर हम कमियों की बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कमियों की। सबसे पहली और जो सबसे भयंकर कमी है वो ये थी कि ये एक अपने ही नियम का विरोध हो गया इनसे, जाने और अनजाने में इनसे अपने ही नियम का विरोध हो गया। इन्होंने क्या नियम दिया था कि तत्वों का जो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है वही उनके तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण पर निर्भर करता है ना? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु भार पर। कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आप तत्वों को रखो, ठीक है। फिर समस्थानिकों के क्या करेंगे भाई, फिर समस्थानिकों का क्या करोगे आप। सर अब ये समस्थानिक क्या है, समस्थानिक क्या है, समस्थानिक हम उन तत्वों को बोलते हैं या एक ही तत्व के उन परमाणुओं को बोलते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। तत्व समान होगा लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग होंगे, परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु भार अलग अलग होंगे। कैसे, जैसे मैं हाइड्रोजन की बताऊं, मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ भी है, 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया, ये सब। तो इस हिसाब से तो जैसे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने तत्वों को रखवाया था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने तत्वों को रखवाया था, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन को 3 अलग अलग स्थान में रखना चाहिए। यहाँ पे 1H1 होना चाहिए, फिर उसके बाद परमाणु भार बढ़ा, यहाँ 1H2 होना चाहिए, फिर परमाणु भार बढ़ा, 1H3 होना चाहिए। उसी तरीके से ऑक्सीजन के भी होते हैं भाई, या कार्बन के होते हैं, कार्बन भैया, कार्बन क्या होता है, 6-12 होता है और 6-14 होता है। तो मतलब एक कार्बन यहाँ होना चाहिए, एक कार्बन यहाँ होना चाहिए। इसी तरीके से ऑक्सीजन 16-18 होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ होना चाहिए, एक ऑक्सीजन यहाँ होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं। तो ये बहुत बड़े वाली गलती थी इनकी कि इन्होंने समस्थानिकों को अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर स्थान नहीं दिया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती इनकी, ठीक है। दूसरा चीज इन्होंने क्या करी, दूसरी चीज इन्होंने ये कर दी कि देखो अगर यहां पे अगर मैं आपको बात करूं तो जो कोबाल्ट है वो भारी होता है निकिल से। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे या आपको देखोगे तो जो कोबाल्ट है उसका परमाणु भार निकल से ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, निकिल पहले आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सीरीज को अरेंज किया था। तो निकिल पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। तो यहां पे भी इन्होंने मिस्टेक कर दी कि क्या करा, कुछ हल्के तत्वों को भारी तत्व से पहले रख दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, वो रहा वहां पे, कोबाल्ट को NiC, कोबाल्ट को NiC, अच्छी बात है। तीसरा इन्होंने क्या करा, कुछ तत्वों को एक ही समूह में, ऐसे तत्वों को एक ही समूह में रख दिया जिनके गुण समान नहीं थे, जिनके गुण समान नहीं थे। कैसे, मतलब अधिकतर गुण समान नहीं थे, एक गुण समान था। जैसे अगर मैं बात करूं, ये लीना के है जिसके साथ CuAu रख रखा, देखो जरा, कुछ असमान गुण वाले तत्वों को, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना। कैसे सर, भाई Li Na और K के गुण तो समान है,
LI के गुण समान है एकदम, LI Na और K, इन तीनों के गुण समान है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है Cu Ag और Au से। ये संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व, और ये अलग है, इनके गुण अलग अलग है। तो Cu Ag और Au के साथ इनको रख दिया गया, ये कोई अच्छी बात नहीं थी इनके हिसाब से। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि एक इसमें जो समूह में तत्व उनके गुण समान थे। बिल्कुल भाई, इनकी सारों की संयोजकता एक ही होती है, तो सिर्फ संयोजकता से या एक दो गुणों को मिला के ये समान थे, जैसे कि सारे के सारे धातु हैं, एक गुण ये समान हो गया। लेकिन इसके बाद इनमें कोई समानता नहीं मिल पाई भविष्य के अंदर, जैसे इनके व्यवहार को लेकर, है ना, या इनके रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर, दूसरे के साथ तत्वों को बनाने की क्षमता को लेकर, ये सब गुणों को से समान नहीं होता। तीसरी चीज क्या थी कि कुछ ऐसे तत्व जिनके गुण समान थे उन्हें अलग अलग समूहों में रख दिया, जिनके गुण बहुत ज्यादा समान थे उन्हें अलग अलग समूहों में रख दिया। ये आप लिख सकते हो चौथा नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख सकते हो कि कुछ ऐसे तत्व जिनके गुण समान थे उन्हें अलग अलग समूह में रख दिया। सर एग्जांपल देखो, पीटी के और जो एयू के हैं उनके गुण लगभग समान होते हैं। अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी देखोगे तो इन दोनों को लगभग पास में रखा हुआ है, समझे जी सर। तो पीटी को और एयू को अलग अलग कर दिया, तो ये भी इनकी एक डिमेरिट थी, ठीक है। उम्मीद है बड़ा अच्छे तरीके से पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या मेंडलीव भैया ने सोचा होगा, क्या क्या नहीं सोचा होगा, क्या इनके गुण थे, क्या इनके जो मतलब कमियां थी वो सब हमने पढ़ ली, कैसे पूरी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया होगा। इसके बाद भी इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, अच्छा काम करने के बाद भी, इसका हमें दुख रहेगा हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आधुनिक आवर्त सारणी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आपकी जो 0 लेवल केमिस्ट्री थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब हम क्लास 11th की केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री को एकदम सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई फ्रेंड जो बीएससी सेकंड सेम में है, हम उसको भी पढ़ा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट सेम की मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अब हम सेकंड सेम की पढ़ा रहे हैं साथ के साथ, और क्लास 11th और 12th को भी लेके चलेंगे, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको ऑलरेडी क्लास 11th के पढ़ा चुका हूं, तो आप पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।